गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 12th क्लास में बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट स्टार्ट कर रखी थी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम अब तक पढ़ चुके हैं चार्ज क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद हाउ टू गेट चार्ज, चार्ज को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। उसमें हमारा फ्रिक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन हो चुका था। ठीक है बेटा। और चार्ज की प्रॉपर्टीज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हो चुके थे। ठीक है। अब हम शुरू करेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बेटा, जिन्होंने चार्ज को के बारे में मतलब ये बताया था कि भाई फोर्स जो है चार्ज के बीच में कैसे लगेगी, वो अट्रैक्टिव फोर्स और जो रिपल्सिव फोर्स होती है वो कैसे होती है, मतलब किस टाइप की होती है, और उसमें जो फोर्स है डिपेंड किन किन चीज़ों पे करती है, हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब मान लो हमारे पास दो चार्ज हैं, एक Q1 और दूसरा चार्ज हम ले लेते हैं Q2, और मान लिया ये R डिस्टेंस पे है भाई। ठीक है। Q1 Q2 दो चार्ज ले लिए, और ये हमने क्या मान लिया भाई, ये R डिस्टेंस पे है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स law, the फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, मतलब इसमें इंट्रैक्शन का मतलब अट्रैक्शन भी हो सकती है और रिपल्सन भी हो सकती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये लिख लो। चलो, अट्रैक्शन और रिपल्सन between two charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to square of distance between them। ठीक है बेटा। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है कि भाई दो चार्ज हैं, जैसे हमारे पास Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है, रिपल्सन हो सकती है। अट्रैक्शन कब होगी, जब ये दोनों चार्ज क्या होंगे, अनलाइक, और रिपल्सन कब होगी, जब ये दोनों चार्ज क्या होंगे, लाइक होंगे। तो दोनों चार्ज लाइक या अनलाइक होंगे तो इनके बीच में फोर्स तो है, अट्रैक्शन भी हो सकती है और रिपल्सन भी हो सकती है। तो बिटवीन द टू चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मतलब जो ये फोर्स है इन दोनों के बीच में, ठीक है, वो फोर्स इन दोनों चार्ज की प्रोडक्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और जो ये डिस्टेंस है इन दोनों चार्जेस के बीच में उसके क्या हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको हम कह सकते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे K क्या है भाई, यहाँ पे K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वेयर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। यूनिट क्या हो जाएंगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक बेटा। अब ये बताओ, जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है, किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच में या दो मैटर के बीच में, किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में
जो फोर्स होती है बेटा वो डिपेंड करती है उनके बीच में किसी न किसी चीज़ का क्या है, आपस में लेन देन है। ठीक है। अब जैसे अब मान लो जैसे हमारे पड़ोसी के साथ इंटरेक्शन है, लेकिन अगर हम गांव में कहीं दूर देखें उसको तो हम जानते भी नहीं, तो उसके साथ हमारी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं है, रिपल्सन भी नहीं है। लेकिन पड़ोसी के साथ हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है और रिपल्सन भी है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पड़ोसी के साथ क्यों है, क्योंकि हमारा विचारों का आदान प्रदान या कुछ चीज़ों का लेन देन है उनके साथ, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन उन्हीं के साथ है। ठीक है। तो जो नेचर में 4 फोर्सेस थी, कौन कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में दोनों आती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी और मैग्नेटिक भी। तो इन चारों फोर्सेस के बीच जो कारण है, इन चारों फोर्सेस का कारण है एक पार्टिकल है। क्या है? पार्टिकल होता है। तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हम मानते हैं कि ग्रेविटोन पार्टिकल होता है। ठीक है। 2 मासेस के बीच में ग्रेविटेशन पार्टिकल है, जिसके कारण क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स आई हुई है। और अब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए हम मानते हैं क्या है? फोटोन पार्टिकल होता है दोनों के बीच में। ठीक है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए क्या मानते हैं? बोसोन मानते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उसके लिए हम क्या मानते हैं? उसके लिए ग्लूओन मानते हैं बेटा। ठीक है। तो ये मानते हैं कि इनके बीच में क्या है? पार्टिकल है। तो इसका मतलब कि इन्हीं 2 ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ पार्टिकल हैं, तभी जाके उनके बीच में क्या है? फोर्सेस है। अब मान लो जैसे मैं और मतलब कोई दूसरा बंदा है, उसके बीच में जैसे बॉल मैं एक बार उसको फेंक रहा हूँ, वो मेरी तरफ फेंक रहा है, मैं उसकी तरफ फेंक रहा हूँ, वो मेरी तरफ फेंक रहा है। इसका मतलब हमारे बीच में जो फोर्स है उसका कारण क्या है? वो बॉल। ठीक है। अब मान लो आंधी आ गई तो वो बॉल डिस्टर्ब होगी, बॉल डिस्टर्ब होने के साथ हमारी फोर्स भी क्या होगी? डिस्टर्ब होगी। ठीक है ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो वो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रही है? मीडियम पे डिपेंड कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स है बेटा, जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी किस पे डिपेंड करेगी? मीडियम पे डिपेंड करेगी। तो ये जो K होता है, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। जो ये वर्ड है, जो ये है, इसके लिए इसको बोलते हैं हम एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ग्रीक वर्ड है। ठीक है। तो ये है एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट इसको इलेक्ट्रिक परमिटिविटी भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब वही न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है ना। इधर आ जाएगा, यूनिट बना के देख लो, पहले बाद में लिख लेना। अब ये देखो, अगर हम यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया। ठीक है। कर ही लेते हैं, देख लो। हमारे पास आ गया F = Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। यूनिट किसकी चाहिए? एप्सिलॉन नॉट की। 4 पाई की यूनिट नहीं होती, तो हम यूनिट बनाना चाहते हैं, यहाँ पे यूनिट लिखना चाहते हैं, यूनिट बनाना चाहते हैं किसके लिए? एप्सिलॉन नॉट के लिए। तो एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके आए तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या आ गया? 4 पाई FR²। 4 पाई की तो यूनिट होती नहीं, तो एप्सिलॉन नॉट की क्या हो जाएगी यूनिट? कूलम स्क्वायर। कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो ये है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की यूनिट। और एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के बारे में जान लेते हैं पहले, फिर इसके बाद में हम आगे कूलम्स फोर्स जो है हमारी कूलम्स लॉ जो है उसको आगे लेके चलेंगे। तो पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या होता है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, कूलम्स लॉ तो हो गया ना। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी,
ठीक है बेटा। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करेगी, मीडियम पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अगर मीडियम में कुछ चेंज हुआ तो फोर्स में भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या है, इट कैन बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस और opposition applied by any medium to the electric field of any charge। तो ये एक प्रकार से क्या है, एक अपोजिशन है, एक रेजिस्टेंस है एक प्रकार से, जो कोई मीडियम लगाता है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण जनरेट होती है, चार्ज के कारण होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एरिया अराउंड एनी चार्ज और स्पेस अराउंड एनी चार्ज अप टू विच इट कैन अफेक्ट अदर चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी तो उस चार्ज का जो स्पेस है चारों तरफ का वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा, जहाँ दूसरे चार्ज को उस पर क्या कर सकता है, इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है वो क्या है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगी, मतलब उसका जो है एरिया बढ़ने नहीं देगी। तो अगर एरिया नहीं बढ़ेगा तो उसका जो इफेक्ट है दूसरे चार्ज पे वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर एरिया घट गया, मान लो मीडियम के कारण, मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के कारण उसने अपोज किया इलेक्ट्रिक फील्ड को, एरिया क्या हो गया, कम हो गया चार्ज का, तो वो दूसरे चार्ज जो है उसके नज़दीक आना था, उसके साथ उसका टच क्या हो जाएगा, वो लिमिटेड रह जाएगा, काफ़ी दूर तक वो फोर्स नहीं जा पाएगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, मीडियम पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है वैक्यूम के लिए हम लेके चलते हैं एप्सिलॉन नॉट। फॉर वैक्यूम इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, और उसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एक होता है रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, ये क्या है बेटा, ये रेशो होती है किसकी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन एनी मीडियम टू द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन वैक्यूम। इट इज द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी in any medium to the electric permittivity in vacuum। ठीक है, मतलब एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन एनी मीडियम। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब वाटर के लिए जो है वो 81 लेके चलते हैं भाई, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या लेके चलते हैं, 81 लेके चलते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है वो वाटर के लिए 81 चल लेके चलते हैं। तो 81 इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन डब्ल्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, विच इम्प्लाइज एप्सिलॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू 81 इंटू एप्सिलॉन। ये किसके लिए है, फॉर वाटर। ठीक है बेटा, ये था इलेक्ट्रिक परमिटिविटी।
तो बेटा इलेक्ट्रिक परमिटिविटी पता चल गया हमें, कूलम्ब्स लॉ का भी पता चल गया। कूलम्ब्स लॉ से हम फोर्स भी निकाल सकते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ से जो हमारी फोर्स है उसके लिए फार्मूला है F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1/Q2 डिवाइडेड बाई r²। ठीक है, अब डिफरेंस निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स का और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। किसके बीच में डिफरेंस नहीं, रेशो निकाल लो, रेशो निकालनी है ग्रेविटेशनल फोर्स की और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स separated by a distance r। अब 2 इलेक्ट्रॉन हैं, r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकालनी है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की रेशो निकालनी है। पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेंगे, फिर इलेक्ट्रो, फिर दोनों को क्या कर देंगे, रेशो निकाल देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, फाइंड क्या करना, हमें रेशो निकालनी है किसकी, Fg/Fe की, किसके लिए, 4 इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाई डिस्टेंस r। चलो देखो सोल्यूशन कैसे करोगे इसका। भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ 31, 13 नहीं क्या, -31 किलोग्राम। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो दोनों कितनी डिस्टेंस पे हैं, r डिस्टेंस पे हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस पे हैं, हमने क्या मान लिया, r डिस्टेंस पे हैं। तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी Fg, उसकी वैल्यू क्या होगी, G इंटू ME डिवाइडेड बाई RE का स्क्वायर। मतलब G की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई RE मान लो इसको, डिवाइडेड बाई क्या है, r²। ठीक है, ये हो गया। अब Fk की वैल्यू क्या होगी, Fe लगा लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की क्या होगी, K इंटू में, K की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, चलो K इंटू में E डिवाइडेड बाई r²। अब वैल्यू पुट करो, K की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁻9 इंटू E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई r²। ठीक है, अब क्या निकालना भाई, Fg/Fe निकालना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, Fg/Fe इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 डिवाइडेड बाई r² डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, डिवाइडेड बाई r²। r² से r² कट गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये कैलकुलेशन करके देख लेना बेटा। वैसे हमें पता ही है रेशो लगभग कितनी होनी चाहिए, 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। हमने चारों जो फोर्स हैं उनकी नेचर में जो चारों फोर्स हैं उनकी रेशो हमें पढ़ी थी भाई 11th क्लास में। Fg और फिर क्या था, वीक न्यूक्लियर, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, है ना। और उनकी रेशो क्या ही थी, अगर ये 1 है तो ये कितनी थी, 10⁻25, ये कितनी थी 10⁻36, ये कितनी थी 10⁻39। तो ये नियरली 10⁻36-7 के नियर आना चाहिए भाई। ठीक है, चलो अच्छा, जो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है ये डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। CGS सिस्टम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू अलग होगी और
अभी जैसे हमारा एसआई सिस्टम में एप्सिलॉन की वैल्यू क्या थी, यही एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 थी। लेकिन अगर अब बात हम करें सीजीएस सिस्टम के लिए, तो सीजीएस सिस्टम के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, अलग होगी बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, टू चार्जेस separated in air by distance r, if they separate in water by same distance, find the ratio of the forces। ठीक है, दो चार्जेस हैं भाई, इक्वल चार्जेस हैं, हमने क्या किया, एयर में सेपरेट कर दिए, फिर वही वाटर में सेपरेट कर दिए, तो उनके बीच में जो फोर्स है उनकी क्या निकालनी है, रेशियो निकालनी है। अब देखो फिर सॉल्यूशन इसका, पहले हमने एयर में सेपरेट किए, ठीक है, तो एयर में उनके ऊपर क्या फोर्स लगेगी, F = 1/4 पाई, एयर में ए मान लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। ठीक है, अब वाटर में मान लो, तो वाटर में क्या होगा, F/4 पाई एप्सिलॉन W इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। अब एप्सिलॉन r = क्या है, एप्सिलॉन W डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से वाटर के लिए 81 होता है ना, तो एप्सिलॉन W की वैल्यू कितनी आ गई, 81 एप्सिलॉन नॉट। पुट कर दो इसके अंदर, विच इंप्लाइज FW की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई इंटू 81 इंटू एप्सिलॉन नॉट, और फिर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। ठीक है बेटा, अब पुट रेशो निकालो इसकी। यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया भाई FA/FW मिल गया, FA/FW = रेशो मिल जाएगी, यहाँ से हमें क्या होगी भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r² डिवाइडेड बाई 1/4 पाई 81 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। जो कटता है काट दो भाई, 4 पाई से 4 पाई कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, Q1 Q2 से Q1 Q2 कट गया, r² से r² कट गया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया FA/FW = कितना आया भाई, देखो 81 ऊपर चला जाएगा ना, 81/1 आ गया भाई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं FA = 81 FW, मतलब जो एयर में जो फोर्स लग रही है, जो वाटर में फोर्स है उसकी क्या हो जाएगी, 81 टाइम्स से ज़्यादा हो जाएगी। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि भाई जो वाटर में फोर्स लग रही है वो एयर वाली फोर्स की क्या हो जाएगी, 81 टाइम्स कम हो जाएगी। इसीलिए जो NaCl है, नमक, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, NaCl है ना, तो जो ये NaCl है ये एयर में तो जुड़ा रहता है, NaCl एयर में तो क्या होता है, जुड़ा रहता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम वाटर में करें, इन वाटर Na अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है, ये आयंस क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा एयर में तो क्या है, उनके बीच में फोर्स क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वाटर में जो फोर्स है वो क्या हो जाती है, एयर की 81 टाइम्स कम हो जाती है। फोर्स कम होगी, जरा सा हिलाने पे दोनों क्या होगी, अलग अलग होगी। लेकिन एयर में तो फोर्स स्ट्रॉन्ग है, दोनों क्या है, स्ट्रॉन्गली ज्वाइंट है। जैसे ही हमने वाटर में किया तो क्या क्या हो गया भाई, थोड़ा सा हिलाने पे Na पॉजिटिव अलग हो गया और Cl नेगेटिव अलग हो गया। ठीक है बेटा,
अभी मैं 2 क्वेश्चन लिख देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में पहले हम वो दोनों क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। आप ट्राई कर लेना घर पे इन दोनों क्वेश्चनों को। नेक्स्ट वीडियो में हम पहले वो दोनों क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड दी इलेक्ट्रिक फोर्स एट चार्ज Q इन दी गिवन फिगर। इस तरह से बेटा एक ट्रायंगल है, राइट एंगल आइसोसेल ट्रायंगल है। ट्रायंगल कैसी है? आइसोसेल है, L मान लो तीनों की। तो यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है। ये बीच में जो कैपिटल Q है सेंट्रोइड के ऊपर, ठीक है ना। कैपिटल Q कहाँ पे रखा है? सेंट्रोइड पे रखा है। इसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फोर्स निकालनी है बेटा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में इसी तरह से हम ले लेते हैं, फाइंड दी इलेक्ट्रिक फोर्स एट चार्ज Q इन गिवन फिगर। उसी तरह से ले लेते हैं भैया, ये भी आइसोसेल ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, मान लो जैसे तीनों क्या हैं? L हैं, ठीक है बेटा। ये प्लस Q ले लेते हैं, ये प्लस Q ले लेते हैं, ये आपकी बार माइनस Q ले लेते हैं। अब यहाँ कैपिटल Q के ऊपर हमें क्या निकालनी है? फोर्स निकालनी है। इक्विलेटर ले लो, इक्विलेटर ले लो या आइसोसेल ले लो। आइसोसेल ले लोगे तो ये कम हो जाएगा, कोई नहीं। फिर भी लेंथ क्या है? तीन दोनों बराबर होती हैं, तो तीनों लेंथ क्या है? बराबर है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे क्या निकालना है? चार्ज निकालना है। तो ट्रायंगल है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, तो बीच में सेंट्रोइड पे एक चार्ज Q रखा है और साइड में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं सारे, तो इसके ऊपर फोर्स निकालनी है। सेकंड केस में ऊपर वाला केस, ऊपर वाले पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है, बाकी पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और इसके ऊपर क्या निकालनी है? ये जो बीच वाला जो सेंट्रोइड पे जो चार्ज है उस पर क्या निकालनी है? फोर्स निकालनी है, ठीक है बेटा। अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।